वेलकम। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े मटेरियल्स पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ असल में है क्या? मतलब सिर्फ बायोलॉजी से तो ज्यादा लगता है ये। हाँ, बिल्कुल। ये काफ़ी ब्रॉड है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े सभी मामलों में फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल मतलब टोटल वेलबीइंग की स्थिति है। अच्छा। तो सिर्फ ऑर्गन्स का ठीक काम करना नहीं, बल्कि सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में लोगों के इमोशनल और बिहेवियरल इंटरैक्शंस का नॉर्मल होना भी ज़रूरी है। ये एक बड़ा शिफ्ट था, सिर्फ फिजिकल हेल्थ से आगे बढ़ना। समझ गया। मतलब एक तरह से होल पर्सन और होल सोसाइटी अप्रोच। मटेरियल्स में ये भी है कि इंडिया शुरुआती देशों में था जिसने नेशनल प्रोग्राम शुरू किए। 1951 में फैमिली प्लानिंग से शुरुआत हुई, जो अब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी आरसीएच प्रोग्राम्स बन गए हैं। इनका मेन गोल क्या रहा है? हाँ, तो इसके मुख्य दो लक्ष्य हैं। पहला, रिप्रोडक्शन से जुड़े अलग-अलग पहलुओं के बारे में अवेयरनेस फैलाना, और दूसरा, जरूरी फैसिलिटीज और सपोर्ट देना। मतलब मकसद यही है कि लोगों को जानकारी और देखभाल मिले, जिससे एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन सके। और ये अवेयरनेस फैलाई कैसे जाती है? सोर्सेज में मीडिया, गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज का जिक्र है, हाँ, पर पर्सनल टच पर भी जोर है। पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन पर भी काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल सही, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिले, मिथ्स दूर हों। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एसटीआईज जैसे कि एड्स, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, प्रेगनेंसी और पोस्टनेटल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, जेंडर इक्वालिटी जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। और ये सोशल इश्यूज तक भी जाता है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ का असर और सेक्स अब्यूज को रोकना। काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है, पर सिर्फ अवेयरनेस काफी नहीं होती है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। कामयाबी के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और मटेरियल सपोर्ट जरूरी है। मतलब प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, इनफर्टिलिटी, इन सब के लिए मेडिकल हेल्प आसानी से मिलनी चाहिए। अच्छा। और स्ट्रैटेजीज को अपडेट करते रहना पड़ता है। एक जरूरी बात यह भी है कि एमनियोसेंटेसिस के सेक्स डिटर्मिनेशन के इस्तेमाल पर लीगल बैन है, फीमेल फोटोसाइड रोकने के लिए। हालांकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करने के लिए इसका इस्तेमाल जरूरी है। और रिसर्च, मैंने सहेली का जिक्र देखा, एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो लखनऊ में डेवलप हुई। जी हाँ, नए तरीके खोजना और मौजूदा तरीकों को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। प्रोग्रेस को हम मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स में कमी, एसटीआईज के बेहतर डिटेक्शन और क्योर और ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज में बढ़त से मापते हैं। ये बेहतर हेल्थ आउटकम्स, जो अच्छी बात है, पैराडॉक्सिकली पॉपुलेशन इंक्रीज से जुड़े लगते हैं पिछले सेंचुरी में, ग्लोबली और इंडिया में भी। ये एक अहम लिंक है। डेथ रेट, एमएमआर, आईएमआर में तेजी से गिरावट और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में लोगों की संख्या बढ़ने से ये ग्रोथ हुई। आरसीएच प्रोग्राम्स के बावजूद 2011 के आसपास ग्रोथ रेट चिंता का विषय था। रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बर्थ कंट्रोल मेथड्स पर फोकस बढ़ा। हम दो हमारे दो स्लोगन का जिक्र है, मैरिजेबल एज बढ़ाना, स्मॉलर फैमिलीज के लिए इंसेंटिव्स देना। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए सोर्सेज के हिसाब से? कई चीजें, यूजर फ्रेंडली हो, आसानी से मिले, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, साइड इफेक्ट्स कम या ना हो, और सेक्सुअल ड्राइव या एक्ट में दखल न दे। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें। नेचुरल मेथड्स हैं जैसे साइकिल ट्रैकिंग या लैक्टेशनल एमेनोरिया, साइड इफेक्ट्स नहीं पर फेलियर रेट ज्यादा। फिर बैरियर मेथड्स जैसे कॉन्डम्स, जो स्पर्म ओवम को मिलने से रोकते हैं, और एसटीआईज और एड्स से भी बचाते हैं। सही। फिर है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस यानी आईयूडीज, जो एक्सपर्ट्स लगाते हैं। ये नॉन मेडिकेटेड हो सकते हैं, कॉपर रिलीजिंग जो स्पर्म मोटिलिटी कम करते हैं, या हार्मोन रिलीजिंग जो यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बनाते हैं। ये प्रेगनेंसी डिले करने या स्पेस करने के लिए अच्छे हैं। हाँ, काफी पॉपुलर है इंडिया में। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी पिल्स हैं, डेली लेनी होती हैं, ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन रोकती हैं। सहेली का फिर जिक्र है, नॉन स्टेरॉइडल, हफ्ते में एक बार। इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स भी हैं हार्मोनल लॉन्गर इफेक्ट के लिए। और हाँ, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर्स के अंदर लेने के लिए। और आखिर में सर्जिकल मेथड्स, स्टेरिलाइजेशन। जी, वेसेक्टमी पुरुषों में और ट्यूबेक्टमी महिलाओं में। ये गेमीट ट्रांसपोर्ट को परमानेंटली रोक देते हैं। बहुत इफेक्टिव है, पर रिवर्सिबिलिटी मुश्किल है।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी मेथड चुनने और इस्तेमाल करने से पहले क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लेना ज़रूरी है और पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या MTP की, मतलब इंड्यूस्ड अबॉर्शन। आंकड़े बड़े हैं, ग्लोबली 45-50 मिलियन हर साल। इंडिया ने इसे 1971 में लीगल किया था स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। 2017 में अमेंड हुआ, कुछ हद तक इल्लीगल फीमेल फीटिसाइड्स रोकने के लिए। सही कहा। MTP के कारण कई हो सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, रेप या माँ या फीटस की हेल्थ को खतरा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 हफ्ते तक में ये ज़्यादा सेफ माना जाता है। चिंता की बात है अनसेफ अबॉर्शंस और एमनियोसेंटेसिस का सेक्स सिलेक्शन के लिए मिसयूज। 2017 अमेंडमेंट ने लीगल ग्राउंड्स में क्या बदलाव किया? पर टर्मिनेशन हो सकता है अगर माँ की जान या हेल्थ को खतरा हो या फीटल एबनॉर्मेलिटी का रिस्क हो। सोर्सेज जोर देते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क के साथ इफेक्टिव काउंसलिंग और हेल्थ केयर एक्सेस जरूरी है अनसेफ प्रैक्टिसेस रोकने के लिए। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या STIs पर आते हैं, जिन्हें वेनेरियल डिजीजेस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं गोनोरिया, सिफिलिस, HIV एड्स। एक दिलचस्प बात यह है कि ट्रांसमिशन हमेशा सेक्सुअल नहीं होता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हेपेटाइटिस B और HIV शेयर्ड नीडल्स, कंटैमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या माँ से बच्चे में भी फैल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीज और HIV को छोड़कर ज्यादातर STIs क्योर हो सकते हैं अगर जल्दी पता चल जाए और ट्रीटमेंट हो जाए। पर जल्दी पता चलना मुश्किल लगता है सोर्सेस के हिसाब से। हाँ, सिम्टम्स अक्सर शुरू में मामूली होते हैं या होते ही नहीं, खासकर महिलाओं में, और सोशल स्टिग्मा के कारण लोग समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते। इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस या कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। 15 से 24 एज ग्रुप में इंसिडेंस ज्यादा देखा गया है। प्रिवेंशन के लिए बेसिक चीजें, अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स अवॉइड करना, कोइटस के दौरान हमेशा कॉन्डम्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करना और शक होने पर फौरन क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना। आखिर में इनफर्टिलिटी की बात, अनप्रोटेक्टेड कोहैबिटेशन के बावजूद बच्चे पैदा ना कर पाना। कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं, फिजिकल, कॉन्जेनिटल, डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल भी। जी, और स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हैं। जहां ट्रीटमेंट संभव नहीं, वहां असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ART ऑप्शंस देती हैं। इसमें IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी शामिल है, जहां फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी ET होता है। अच्छा, दूसरी टेक्निक्स भी हैं जैसे ZIFT, IUT, गिफ्ट, ICSI और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI या इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन IUI, जो अलग-अलग स्टेजेस पर मदद करती हैं। ये ART प्रोसीजर्स काफी एडवांस लगते हैं, पर सोर्सेज में लिमिटेशंस का भी जिक्र है। हाँ, और ये बात खुलकर कही गई है कि ART में हाई प्रिसिजन चाहिए। ये महंगे हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं है और इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं। इन सब बातों को देखते हुए और क्योंकि अंतिम लक्ष्य पेरेंटहुड है, सोर्सेज बताते हैं कि लीगल अडॉप्शन अक्सर सबसे अच्छे विकल्पों में से एक हो सकता है, खासकर भारत में इतने सारे अनाथ और बेसहारा बच्चों को देखते हुए जिन्हें देखभाल की जरूरत है। तो इन सब बातों को समेटे तो ये चर्चा दिखाती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी जुड़ी हुई चीज है हमारे शरीर, इमोशंस, बिहेवियर और सोसाइटी से। हमने अवेयरनेस, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रासेप्शन के स्पेक्ट्रम, MTP और STIs की कॉम्प्लेक्सिटीज और इनफर्टिलिटी के चैलेंजेस और सॉल्यूशंस पर बात की। बिल्कुल। मटेरियल्स लगातार दिखाते हैं कि इंडिविजुअल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन हो, सेफ MTP, STI केयर या फर्टिलिटी असिस्टेंस, सीधे तौर पर सोसाइटी की ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग से जुड़ा है। प्रगति हुई है, पर चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। इस चर्चा के आधार पर एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ART के जरिए रिप्रोडक्शन में मदद करने के और सोफिस्टिकेटेड तरीके दे रही है, सोसाइटी इन एडवांस्ड ऑप्शंस को सपोर्ट करने और लीगल अडॉप्शन जैसे तरीकों से पेरेंटहुड को पूरी तरह अपनाने और सुविधाजनक बनाने के बीच संतुलन कैसे बना सकती है।